हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो है प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड। न्यू मेथड मींस बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है अमेंड हो चुका है, राइट, फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। तो अब जो भी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जिनको भी बनाना होता है, राइट, जिन जिन कंपनीज को, तो उनको जो है प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट जो है अब नए तरीके से करना है। करेक्ट है। तो जो मैंने अपनी वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो वीडियो है उसके अंदर जो मैंने प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बना के ट्रीटमेंट सिखाया था, राइट, दैट इज कॉल्ड ओल्ड मेथड। तो उस मेथड से अब आपको नहीं करना है। और इवन जो है पुराने जो क्वेश्चंस मैंने टोटल 7 केसेस कराए थे प्रपोज डिविडेंड पे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अब नहीं आएगा एग्जाम में, राइट। तो क्वेश्चंस भी चेंज होके आएगा। मैंने जो पिछले वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यू कैन सिंपली से, पिछले वाले लेक्चर्स में, पिछले वाले वीडियो में, या जो कैश फ्लो का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उस वीडियो में जो मेथड आपको सिखाया हुआ है उसे मैं बोलता हूँ ओल्ड मेथड, राइट, जिसके अंदर हमें प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना था। और मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे। एग्जाम्पल 1 जो है 8 एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 8 कराया था, उसके कई सारे केसेस थे जिसके अंदर प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में लिखा हुआ आपको क्वेश्चंस मिलता, राइट। और उसमें फिर मैंने आपको जो कराया था केस 1 प्रपोज डिविडेंड मेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, फिर आपको प्रपोज डिविडेंड का मेड, इंटरिम डिविडेंड भी मेड, केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7। ये टोटल आपको 7 केसेस करवाए थे। इसके अकॉर्डिंग अकाउंट का आपको प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बना के इसको कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना था ये चीज़ भी मैंने सिखाया था। एग्जैक्टली मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था क्या, कि बैलेंस बीडी आपको क्रेडिट में लिखना है, बैलेंस सीडी डेबिट साइड में लिखना है। फिर जो डिविडेंड मेड होता है, चाहे वो इंटेरिम हो चाहे फाइनल हो, उसे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करना था, प्लस वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इन दोनों को जो डिविडेंड पेड होता है, चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करना था। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो कैश फ्लो का वीडियो है, लेक्चर्स है, उसमें आपको समझाया हुआ था। अब आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। इसमें ये समझना है कि जो बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड दिया होता था, ये 5 लाख और 4 लाख जो है, पिछले साल का 4 लाख, करंट ईयर का 5 लाख। जो करंट ईयर है 2020 और जो पुराना साल है उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो अब आपको ये बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, ये आपको फुट नोट में मिलेगा। फुट नोट मतलब बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ मिलेगा या एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। सिंपली यू कैन से क्या, कि वो फुट नोट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ मिलेगा। तो जो पिछले क्लास के अंदर या जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर मैडम ने ये सिखाया था कि प्रीवियस ईयर वाले डिविडेंड को क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस, और करेंट ईयर वाले डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। ये ट्रीटमेंट आपका पुराना ट्रीटमेंट है अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हो तो। इसके अलावा अगर केसेस है डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, तो इसके लिए अकाउंट बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हमें करना होता है। अब ये वाली ट्रीटमेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल में। और रटने वाले ध्यान देंगे, रटने वाले के लिए सिंपल बता दूं मैं कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है अब बैलेंस शीट में ना लिख के ये कहाँ पे मिलेगा, अब आपको मिलेगा एग्जैक्टली फुट नोट में। कहाँ पे, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ये था ओल्ड मेथड का। तो ओल्ड मेथड में यहाँ पे हम लिखते थे प्रपोज डिविडेंड। तो ये अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है ओल्ड मेथड में। सपोज प्रपोज डिविडेंड ये बैलेंस शीट में करंट ईयर का कितना है 1,60,000, प्रीवियस ईयर का कितना है 2 लाख। तो अब ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अब आपको वही सेम चीज फुट नोट में मिलेगा। और जो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड है, डिविडेंड पेबल है, वो तो करेंट लायबिलिटीज में पहले भी हम मानते थे और अभी भी वैसे ही मानेंगे, वो बैलेंस शीट में मिलेगा। तो जो न्यू क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेगा, ये जो प्रपोज डिविडेंड था बैलेंस शीट से हटके फुट नोट में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट से हटके नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड या सिंपली फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, या जो अमेंडमेंट आया हुआ है। अमेंडमेंट बेसिकली कहाँ पे आया था, अमेंडमेंट आया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर, राइट। ये कब अमेंडमेंट आया, कैसे आया, वो भी आप चीज़ को वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको रीड कराऊंगा। फिलहाल तो मैं रटने वालों के लिए समझा दूँ, एकदम शॉर्ट में बता दूँ कि ये है 2017-18 प्रीवियस ईयर, और 18-19 जो है वो है आपका करंट ईयर।
तो प्रीवियस ईयर का है 1,60,000 और करेंट ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख प्रपोज डिविडेंड। तो अब आपको नए मेथड से जो ट्रीटमेंट करना है, नए मेथड से जो आपको प्रपोज डिविडेंड का कैश फ्लो के अंदर जो ट्रीटमेंट होएगा, वो सिंपल क्या करना है, जो पिछले साल वाला प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड है उसको ही आपको एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करना है और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त अगर ये आप वर्किंग नोट में बनाते हो तो वहां पे आप ऐड करना, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही डायरेक्टली आप प्लस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो तो आप वहां पे उसको प्लस करना है। मतलब कि करेंट ईयर का अब हमें कुछ करना ही नहीं, करेंट ईयर का कुछ करना ही नहीं, और फुट नोट में पेड और मेड देगा ही, सिंपल देगा तो प्रपोज डिविडेंड देगा, राइट, पिछले साल का और करेंट ईयर का, या सिंपल बोलेगा प्रपोज डिविडेंड, तो वही सेम अमाउंट को आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त प्लस कर देना है। सो सिंपल। यहाँ तक की बात थी रटने वालों की। अब जो समझने वाले हैं, राइट, उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी एक एक लाइन, जो अमेंडमेंट और क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चेंजेस आया है। तो यहाँ से है न्यू वाली चीज़ें, तो ओल्ड वाली चीज़ के बारे में कोई भी अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा, राइट। अब ध्यान से सुनना है, और ऐसा अमेंडमेंट वगैरह क्यों आया है, कैसे आया, ये चीज़ भी आपको बता दूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा ओल्ड वाली चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो भाई, पहले क्या होता था एग्जैक्टली, पहले ये होता था, हमारा क्या होता है, हमारा मतलब कि जो कंपनी होती है, मान लो ये 1 अप्रैल 2018 है, 31 मार्च 2019 है, और ये है 31 मार्च 2020। तो ये 2 साल मैंने बनाया, करेक्ट है। तो ये है प्रीवियस ईयर दैट इज 18-19, और ये है करेंट ईयर दैट इज 19-20, राइट। तो होता यूं था, जो पिछले साल क्लोजिंग हुआ है 31 मार्च 2019 को, तो उस साल मान लो जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड क्या करना होता था, प्रपोज करके फिर उसको पे किया जाता था। और कब पे किया जाता था, तो भाई ये बैलेंस शीट की डेट है, और कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद एजीएम होता था। जनरली जो है बैलेंस शीट डेट के बाद एजीएम होता है, राइट। तो एजीएम के अंदर प्रपोज किया जाता था डिविडेंड, और फिर उसको बाद में पे किया जाता था, राइट, जब वो अप्रूव कर दिया जाता था बाय शेयर होल्डर्स, करेक्ट है जी। तो जब अप्रूव कर दिया जाता था शेयर होल्डर से, राइट, तो फिर उसके बाद उसको पे किया जाता था। और सेम इस साल वाला जो डिविडेंड प्रॉफिट यहाँ पे आया, इस साल का मान लो यहाँ पे आया प्रॉफिट 20,000, राइट, और इसमें से हमें डिविडेंड देना है 4,000। इस साल प्रॉफिट आया 30,000, और इसमें से डिविडेंड जो देना है वो आपको देना है कितना, सपोज 6,000, करेक्ट है जी। तो इसका जो इस साल करेंट ईयर का जो होता, राइट, प्रॉफिट, उसमें से जो डिविडेंड प्रपोज होता, फिर इसको अप्रूव होता, फिर अगले साल ये पे होता, करेक्ट है। तो जनरली पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर है क्या 18-19, करेंट ईयर है 19-20। तो मैंने प्रपोज डिविडेंड 4,000 और 6,000 लिख दिया। ये प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे होता था, करेंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में शो होता था, क्योंकि पहले हमें प्रपोज डिविडेंड को करेंट लायबिलिटी मानना पड़ता था या माना जाता था। लेकिन हुआ यूं, अमेंडमेंट ऐसा आया कि भाई बैलेंस शीट डेट पे तो कोई डिविडेंड की लायबिलिटी है ही नहीं। लायबिलिटी कब बनती है, जब इस डिविडेंड को प्रपोज करके और एजीएम के अंदर इसे अप्रूव किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स, तब आपकी वो लायबिलिटी बनती है। तो भाई लायबिलिटी कब बनेगी, अगले साल। भाई इस साल कोई लायबिलिटी बनी क्या प्रीवियस ईयर 18-19 में, नहीं। तो प्रीवियस ईयर में लायबिलिटी कोई बना नहीं, क्योंकि ये प्रपोज किया हुआ था बैलेंस शीट में। और जाके लायबिलिटी कब बनती है, जब एजीएम में फाइनल होता है, और विद इन 30 डेज जो है इसको पे भी कराना होता है, करेक्ट है, जब अप्रूव हो जाता है उसके विद इन 30 डेज। तो इस साल की जो प्रपोज डिविडेंड है वो लायबिलिटी इस साल नहीं बनी, वो अगले साल लायबिलिटी बनेगी। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एग्जैक्टली है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का जो नाम है उसका पूरा नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आफ्टर बैलेंस शीट डेट और एजीएम, ये
बैलेंस शीट डेट और एजीएम के बीच का जो टाइम होता है, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स या ट्रांजैक्शन जो इवेंट्स अकर होते हैं उसको हमें लायबिलिटी लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ। तो मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जो सिंपल अमेंडमेंट्स आया है उसके बारे में आपको सिंपल छोटा सा डिस्कस कराऊंगा, राइट। तो देखो जी, ये तो आपको एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा ये चीज़ें जो है मैंने अलग से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस देके यहाँ पे बताया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है ये कब अमेंड हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको जो है ये चीज़ सिंपली आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ये चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स सिलेबस क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रपोज्ड डिविडेंड changes applicable for the examination 2019 onwards। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो नोटिफिकेशन है, इसने बोला है क्या कि 6 अप्रैल 2016 को ये अमेंड हुआ था। कौन सा अमेंड हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 6 अप्रैल 2016 रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ व्हाट शेड्यूल, yes, schedule 3 to companies act 2013 in lieu of amendment in AS4 accounting standard 4 contingencies events occurring after balance sheet date by ICI, the Institute of Chartered Accountant of India. The treatment of proposed dividend in the balance sheet of a company prepared as per schedule 3 of the Companies Act 2013 shall be a कॉन्टीजेंसी। हम उसको क्या मानेंगे, कॉन्टीजेंसी मानेंगे। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हम उसको कॉन्टीजेंट मानेंगे। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है वो चीज़ें जो फ्यूचर में कुछ इवेंट्स के सर्टेन इवेंट्स या अनसर्टेन इवेंट्स के हैपनिंग पे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें प्रपोज डिविडेंड को कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज मानना है, करेंट लायबिलिटीज नहीं मानना है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज मानना है। तो इसलिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज को फुटनोट में दिखाना पड़ता है, फुटनोट में दिखाया जाएगा ऑनवर्ड्स 2019। अब हम उसको करंट लायबिलिटीज नहीं मानेंगे, ये क्रक्स जो है इसमें सेम चीज ये बताया हुआ है। तो दी अमेंडमेंट स्टेट्स इफ एन एंटरप्राइज डिक्लेयर्स डिविडेंड टू शेयर होल्डर, डिक्लेयर्स डिविडेंड टू शेयर होल्डर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि एजीएम में डिक्लेयर होता है और फिर डिक्लेयर का मतलब प्रपोज किया जाता है और उसमें शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। और जितना डिविडेंड डिक्लेयर होता है या प्रपोज होता है तो उतना या उससे कम डिविडेंड पे किया जाता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं पे किया जाता है। The enterprise should not recognize those dividend as a liability। liability नहीं मानेंगे हम, current liability नहीं मानेंगे हम, उसे contingent liability मानेंगे, मतलब फुटनोट में दिखाया जाएगा। उसके अलावा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्या है, तो अब देखो आपको जो चैप्टर्स पढ़ना है, राइट, क्लास 12 में एक है चैप्टर नंबर 1 और एक है चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल सर। और एनसीईआरटी की बुक का बात मैं बोलूं तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 6 पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूं, पार्ट बी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, राइट। और टीएस ग्रेवाल सर की बुक या फिर डीके गोयल सर की बुक जो है, तो टीएस ग्रेवाल सर में पार्ट बी में ही मिलेगा, पार्ट बी यानी कि बुक 3 है। बुक नंबर 3 में चैप्टर 1 है एक और एक है चैप्टर 5। और डीके गोयल सर में ये वाला चैप्टर 6 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ये है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो अब आपको क्या करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट आया हुआ उसके अकॉर्डिंग अब आपको प्रपोज डिविडेंड को कहां पे दिखाना है, लायबिलिटी दिखाना नहीं है, बल्कि कहां दिखाना है, फुट नोट में दिखाना है, यानी कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट के नीचे दिखाना है, राइट, चैप्टर 1 में, क्योंकि चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी बनाना हमें सीखना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा इस अमेंडमेंट का, तो कैश फ्लो में इसने बोला है कि ये समझाया हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड भाई क्या होता है, कैसे होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, अनलेस कब आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो होएगा, जब वो एजीएम में अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो इफेक्ट इज गिवन टू प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा। तो इफेक्ट किसका होगा, जो पुराने वाले डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, उसका इफेक्ट होएगा। उसको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। और एक और भी, अगर कोई अनपेड डिविडेंड होता है, तो अनपेड डिविडेंड का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है, अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल वो बैलेंस शीट में दिया होता है, तो उसे आपको करंट लायबिलिटी मानना है। करेक्ट है, कैसे, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, कहाँ पे भाई, ये रहा जो क्वेश्चन ए का बी है ना, राइट। तो इसमें अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल ये करंट लायबिलिटी है, पहले भी आता था बैलेंस शीट में, अभी भी आएगा। जो प्रपोज डिविडेंड किया जाता है
और शेयर होल्डर्स द्वारा एजीएम में अप्रूव कर दिया जाता है, तो उसमें से क्या होता है ना, डिविडेंड को विद इन 30 डेज पे किया जाता है। और कुछ डिविडेंड ऐसा होता है ना कि भाई किसी कारणवश, मेन कारण क्या है, सपोज उसका घर नहीं मिला, बैंक अकाउंट चेंज हो गया, राइट, और करेक्ट बैंक अकाउंट किसी ने नहीं दिया है, तो वो डिविडेंड पे नहीं हो पाता है, तो उसे बोलते हैं अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल। वो कुछ समय तक क्या होता है, बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में दिखते रहता है, और आफ्टर सर्टेन टाइम अगर फिर भी वो पे नहीं हो पाता है, तो उसको जो है किसी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। इन्वेस्टमेंट नहीं, बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड, इस टाइप का एक फंड बनाया जाता है और उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर कोई अनपेड डिविडेंड, तो करंट लायबिलिटीज है ही है। और हम बात करते हैं किसका, प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड में जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, कहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पे, ऊपर आ जाओ जी, ऊपर आ जाओ। तो जो ये प्रीवियस ईयर का 4000 अमाउंट दिया हुआ है, तो करेंट ईयर का अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस। ऑपरेटिंग में प्लस कहाँ करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या तो वर्किंग नोट में निकालते हो वहां प्लस करो, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो वहां पे आपको प्लस करना है। इसके ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो। तो पुराने मेथड में इस टाइप से क्वेश्चन होते थे, तो पुराने मेथड का ट्रीटमेंट क्या किया जाता था, अब मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियो में, या जो कैश फ्लो का जो मेरा 3 घंटे का लेक्चर है, वीडियो है, उसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है केस के अकॉर्डिंग, तो वो अब आपको नहीं करना, उसको अब भूल जाना है। नए मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है मैं ये बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल। तो नए मेथड के अकॉर्डिंग अब आपको प्रपोज अनपेड डिविडेंड तो यहाँ मिलेगा, इससे करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ऐड करना है ऑपरेटिंग में, और डिक्रीज होगा करंट लायबिलिटी तो आपको लेस करना है। और जो प्रपोज डिविडेंड फुट नोट में दिया होगा बैलेंस शीट के नीचे या एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसमें से प्रीवियस ईयर वाले को, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, उसे ही आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसे ही आपको माइनस कर देना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा दूं, ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ये एग्जैक्टली बेसिकली क्या है, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन। ये ओल्ड मेथड, मतलब ये 2018 की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, और इसी को अमेंड करके, चेंज करके 2020 वाले बुक के अंदर, सेम एनसीईआरटी में 2020 वाली जो बुक है 2021, इसमें इन्होंने क्या चेंजेस किया है ये भी मैं अब बताने वाला, राइट। मैंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट बता दिया है सिंपल शॉर्ट में, कि भाई आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा, फुटनोट में अब मिलेगा आपको, उसे आपको क्या करना है, उसी अमाउंट को एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ऐड कहाँ करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकालते वक्त ऐड कर दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसे माइनस कर दो। अब और मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको करवाने वाला हूँ, और ये क्वेश्चंस चांसेस है 99% आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या यही सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नया क्वेश्चंस सीबीएसई कह रहा हूं, एनसीईआरटी के बुक में बना हुआ है। पुराने क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, जरा ये देखो, पुराना क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। पुराने क्वेश्चन में आपको ये चीज देखना है, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट है नंबर 3, इसका अमाउंट है 1,20,000 और 80,000। साथ में आपको ये भी देखना है रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है, 3,50,000 और 2 लाख। और यहाँ पे नोट नंबर 2 और 3 देख लेना, राइट। तो यहाँ पे 350, 2 लाख ही है, और इसमें प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 50,000, 30,000, नहीं 70,000 और 50,000। 50 और 30 तो टैक्स का दिया हुआ है। तो ये अमाउंट अब चेंज करके उन्होंने क्या किया, ये सेम इसमें ये ऐड कर देगा दोनों, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, राइट। तो उसको हटा के उन्होंने, क्योंकि सब चीजें सारा अमाउंट सेम है, आंसर भी सेम आएगा, तो उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें चेंज किया हुआ है। तो पुराने जो क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें मैडम ये कहती थी कि भाई अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं, मैं प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, अगर बैलेंस शीट में दिया हो तो इसे आप क्या कर देना, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देना, बिकॉज सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, और डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है, तो उसमें दोनों को ऐड कर देना, और फिर आपको करंट ईयर वाला छोड़ के जो प्रीवियस ईयर का है 70,000, उसे ही एक बार माइनस और एक बार प्लस कर देना। ये भी कई टीचर्स ने जो है अपने क्लासेस में करवाया हुआ है, जो पुराने क्वेश्चन है, या जो भी आपको पुराना क्वेश्चन मिलेगा तो इसी के हिसाब से आपको भी ट्रीटमेंट करना है। और सुनो जरा क्या किया है, तो नए क्वेश्चंस में इसको खुद ही उन्होंने ऐड कर दिया है। कहाँ पे, देखो भाई, देखो जरा ध्यान से,
तो यहाँ पे देखना 4,20,000, 2,50,000 और प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 और 30,000, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का प्रोविजन दिया होगा। करेक्ट है। तो ये क्या किया, यहां से प्रपोज ड्यून हटाया और इसमें ऐड कर दिया है। ये देखो ना, जरा ऐड करोगे तो कितना होगा, यहीं पे दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, राइट, तो ये 70 इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 350 प्लस 70, 4,20,000 और ये 50,000 प्लस 2,50,000 और यहाँ से ये दोनों हटा देगा और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो अभी भी रहेगा और इन दोनों को उसकी जगह पे नीचे फुट नोट में कुछ लिख देगा, प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का, या सिंपल एक ही प्रीवियस ईयर का भी दे सकता है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, सेम देखो जरा, यहाँ से हटाया, इन दोनों में ऐड कर दिया और यहाँ से हटा दिया, प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट से गायब करके। नीचे क्या करेगा, फुट नोट में इन्हें कुछ लिखा है, इसने क्या लिखा फुट नोट में, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2015-16 वाज 50,000। अच्छा, पिछले साल का जो ये था, इस साल का इसने बताया नहीं, इस साल गायब कर दिया क्योंकि इस साल करेंट ईयर का 70 है, पिछले साल का 50 है। 14-15 का 50,000, 15-16 का 70,000। तो पिछले साल का 50,000 है प्रीवियस ईयर का, वो तो इसने बताया, और यहाँ पे करंट ईयर का उसने बताया नहीं। एंड अगर करंट ईयर में बोलूँ 2015-16 70,000, ये चाहे तो ये भी लिख सकता था, लेकिन ये जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि इसका कुछ अब करना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो ये हटा दिया। होता अगर किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों साल का मिल सकता है, प्रीवियस ईयर का, ये है आपका प्रीवियस ईयर 15-16 कितना है, 15-16 है 50,000, ये 16-17 हो जाएगा ना, और 16-17 का है 70,000 क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ईयर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ईयर 17 और 16 ले लिया, ऊपर वाले में 15 और 16 था आई गेस, ऊपर वाले में ईयर भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ये 14-15 है और नीचे वाले में इन्होंने 16-17 कर दिया है, राइट ना, 16-17 कर दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईयर से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर होगा और करंट ईयर आपका इधर होएगा 16-17। तो करंट ईयर वाला का कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर वाले को ही अब हमें करना है क्या, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, और ऑपरेटिंग में कहाँ पे प्लस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। तो वही सेम चीज इन्होंने किया हुआ है। ये चीज आंसर भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे इसमें, और इफेक्ट सेम ही रहेगा, आंसर भी सेम आएगा। 270 पहले भी आ रहा था नेट प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि ये प्रॉफिट में ऑलरेडी डिफरेंस आ गया यहाँ पे 1,70,000, ऊपर वाले में कुछ अलग आ रहा हो क्योंकि ये बढ़ गया है ना, दोनों 350 से 420 हो गया है और 2 से 250 हो गया है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे 50 लिखा, तो ये 2,70,000 पीवीटी पहले भी आ रहा था और अभी भी आएगा, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऊपर के क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी 270 आ रहा होगा, यहाँ पे लेकिन 70 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ की चेंज की वजह से आए। तो पुराने क्वेश्चन आपको नहीं देखना, सिर्फ नए के हिसाब से करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, राइट। क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। इसी टाइप का मतलब क्या होगा, आपको रिजर्व, सरप्लस, ये सब कुछ नहीं देखना, सिंपल आपको देखना है क्या, प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड हमेशा फुटनोट में दिया होगा, चाहे 1 साल का दे चाहे 2 साल का दे, तो आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर का अगर दिया होगा, और जनरली प्रीवियस ईयर का ही देगा, और साथ में प्रीवियस ईयर या करंट ईयर दोनों का दे सकता है। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, एक में सिर्फ प्रीवियस ईयर का देगा प्रपोज डिविडेंड, एक क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर दोनों का देगा। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को लेके प्लस करना है और माइनस करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चंस और है, ये भी एनसीईआरटी के बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 12, ओल्ड मेथड, तो ये आपको करना नहीं है, 2018 के बुक में दिया हुआ था। ये आपका है न्यू वाला 2021 की बुक में आपको ये मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 12 अनसॉल्व वाले में। तो वहां पे भी आपको मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चंस, प्रपोज डिविडेंड फॉर 2015-16 दैट इज 2,50,000 यहाँ पे होएगा, राइट। और ये प्रीवियस ईयर है क्योंकि ये 16 है, ये 17 है, तो 15-16 प्रीवियस ईयर हो गया और 16-17 करंट ईयर हो गया, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का देगा। तो इसे ही आपको क्या करना है, एक बार फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। तो इतना ही था ट्रीटमेंट, ये अनसॉल्व है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नोट चाहिए प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी है क्या, कॉमर्स बैकबेंचर, राइट। तो दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करेंट एग्जाम, और जिनका 12 का एग्जाम है, बीकॉम का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है। तो दिस इज दी बेसिकली टोटल और फाइनल अमेंडमेंट्स ऑफ व्हाट,
फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर्स, राइट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कहाँ कहाँ से क्या क्या अमेंडमेंट्स है, और आपके बुक में भी ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा अकॉर्डिंग टू AS4, ठीक है। डिविडेंड वगैरह को हमें कॉन्टीजेंट में दिखाना होता है, यहाँ पे सब चीज़ लिखे हुए हैं। डिविडेंड को हमें क्या करना होता है, विदिन 30 डेज पे करना होता है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और ये है मेन आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो। कैश फ्लो में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो इसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड जो है प्रीवियस ईयर का जो है, राइट, आफ्टर डिक्लेरेशन क्या होता है, अप्रूव्ड होता है बाय शेयर होल्डर्स। तो इसके करना क्या है, विल बी क्या, डेबिटेड टू सरप्लस इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल मतलब है पीएनएल में हमें, अच्छा इसका जनरल एंट्रीज क्या होता है ये चीज भी मैं बता दूं। तो ये जो कह रहा है ना डेबिटेड टू सरप्लस इन बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या होता है कि जब 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 ये एजीएम यहाँ पे होता है, एजीएम में ये अप्रूव हो जाता है, राइट, एजीएम में अप्रूव होता है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर, और ये होता है करंट ईयर। पिछले साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड जब अप्रूव होता है, प्रपोज करके अप्रूव किया जाता है, तो जाके हमारी क्या बनेगी, लिएबिलिटी। तो उस टाइम पे जनरलिटीज क्या होता है, बेसिकली सरप्लस अकाउंट या रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हो, डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट बनता है, और इसे विदिन 30 डेज में पे कराया जाता है। और फिर दूसरी एंट्री क्या होती है, जब डिविडेंड को पे किया जाता है तो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाता है, बैंक अकाउंट करके इसे पे किया जाता है, करेक्ट है। तो ये एग्जैक्टली आपका जनरलिटीज होता है, और फिर लेजर वगैरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये इसके बारे में यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये चीज ये बोल रहा था ये, राइट। डेबिट किसको किया जाता है, सरप्लस को, टू डिविडेंड पेबल, और फिर डिविडेंड पेबल टू बैंक किया जाता है। फिर उसके बाद आपको कैश फ्लो में क्या करना है वो यहाँ पे आपको बताया। कैश फ्लो में क्या करना है, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर्स प्रपोज डिविडेंड विल बी एडेड टू एक्ट प्रॉफिट, एडेड टू, यहाँ पे एडेड टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए, पीबीटी अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड विल बी शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें आपको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्टेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये चीजें करनी है आपको, करेक्ट है। तो ये था मेन टोटल फाइनल आपका जो है ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है आपके पास जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसे भी आप जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है कॉमर्स बैक बेंचर्स के नाम से। यहाँ पे आपके पास कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर्स का अकाउंट से रिलेटेड, राइट, तो कहीं से भी हो, बुक का हो, सैम्पल पेपर का हो, पासेस का हो, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड दी कंप्लीट आंसर्स, राइट। तो ये चीज़ है, यहाँ तक बात थी। और तो इस वीडियो में और कुछ भी बताना नहीं है मेरे को। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, राइट। स्टिल नहीं समझ में आया तो आप मेरे को जो है मैसेज करके बता सकते हो क्या चीज़ नहीं आया। और इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके क्या करोगे, वॉच करोगे, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। और अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको स्टिल बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रपोज डिविडेंड मिलता है, तो वो क्वेश्चंस आपको छोड़ देना, वो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसा क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। एंड स्टिल फिर भी आप वो क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो जो बैलेंस शीट वाला प्रपोज डिविडेंड है उसे आप क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देना। रिजर्व एंड सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीवियस ईयर का प्रीवियस में, करंट ईयर का करंट ईयर में ऐड कर देना है आपको सिंपली, राइट। और नीचे अगर कोई प्रपोज डिविडेंड मेड दिया हुआ है, यानी प्रपोज डिविडेंड और प्रीवियस ईयर है, तो उसे ही आपको प्लस और माइनस कर लेना है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ साथ में जाते जाते आपको क्या कर देना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई साहब एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक तो ज़रूर बनता है। और साथ साथ में आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर टेस्ट और प्री बोर्ड्स। ओके, गुड लक।